जय भीम नवबुद्धाय साथियों, वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म में आप सभी का स्वागत है। तो वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म क्या है ये तो आपको पता चला ही रहेगा, लेकिन आज हम कुछ नई बातें बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब भी आप कभी भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो आपको एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलती रहेगी कि ये भारत सोने की चिड़िया था, और वो सोने की चिड़िया किस वजह से था ये कभी बताया नहीं जाता था। तो आज हम वो बताने का प्रयास करेंगे, और वो भी शिलालेखों के माध्यम से। आज हम आपको कुछ नए शिलालेख बताने वाले हैं, और उस शिलालेखों में क्या हुआ था और क्यों शिलालेखों का मतलब क्या था, तो ये बहुत सारे बातें हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए आखिरी तक हमारे साथ। और मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हम बाबा साहब के बच्चे हैं, और बाबा साहब के बच्चे कभी झूठे इतिहास बताते नहीं हैं और झूठी जानकारी कभी बताते नहीं हैं। तो वैसे हम आपको कुछ नई बातें बताने की प्रयास कर रहे हैं, और हम जो इतिहास बताने वाले हैं वो सच्चाई के साथ पढ़ो। ये कोई बताएगा नहीं, ना ही इसकी जानकारी किसी लोगों के पास रहती है, लेकिन हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को ये सब इन्फॉर्मेशंस पता चले और लोगों को इसकी जानकारी मिले। तो आखिरी तक बने रहिए तक ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बौद्ध धम्म का ही नहीं तो भारत का इतिहास की जानकारी देने का प्रयास है। तो दोस्तों कि हम बात करने वाले हैं बुद्धिस्ट की इकोनॉमी के, बुद्धिस्ट इकोनॉमी जो एंशिएंट टाइम की बुद्धिस्ट इकोनॉमी के आधार पर हम बात करने वाले हैं। तो लगभग आपको पता रहेगा कि बुद्धिस्ट इकोनॉमी का जो भारत का सबसे बड़ा पॉइंट था, जिसे हम कहते हैं कि जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हुआ करता था, तो उस समय इकोनॉमी जोन कहा जाता था। तो उस इकोनॉमी जोन उस समय जम्बूद्वीप का, उस समय जम्बूद्वीप का इकोनॉमी का जो जोन था वो था आज का मुंबई शहर, जिसे आज मुंबई कहते थे। उस समय इसे साष्टी कहा जाता था, जो अनगिनत गांवों से बना हुआ है, जिसके 6 बंदर हैं, जिसे हम 6 पोर्ट कहते हैं, 6 पोर्ट है। तो इस 6 पोर्ट में बना हुआ ये शहर है। आज का ही नहीं तो लगभग 2500 साल का इतिहास है उसे, और इस समय भी वो इकोनॉमिकली जोन हुआ करता था। आज भी भारत की आर्थिक कैपिटल, जिसे इकोनॉमिकल कैपिटल हम कहें, तो उसे हम मुंबई कहा जाता है। तो उस समय भारत जम्बूद्वीप का इकोनॉमिक कैपिटल हुआ करता था कन्नसेले, यानी कि कानेरी बुद्धिस्ट केव्स। उस समय वो एक विश्व यूनिवर्सिटी के तहत काम भी करता था, उस समय वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के तहत काम भी करता था, और उस समय वो कैपिटल ऑफ इकोनॉमी की तरफ काम करता था। तो आप सभी को मालूम रहेगा कि 1 अप्रैल 1935 में मुंबई में ही हमें देखने को मिलता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है, जिसे हम कैसे कि रिजर्व बैंक का इस्टेब्लिश हुआ था उस समय में। और दोस्तों, आपको ये जानकारी तो रहेगी। तो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ है वो एक बेसिक बुक्स पे हुआ है, और जो बुक है वो लिखने वाला एक महान इकोनॉमिस्ट है, जिसे हम कहते हैं कि इकोनॉमिस्ट है। तो उस इकोनॉमिस्ट ने ये बुक लिखी है, जिसे हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ रूपीस। ये जो प्रॉब्लम ऑफ रूपीस बुक है, इसमें बहुत सारा सॉल्यूशंस दिए हैं। और जब हिल्टन यंग कमीशन आया था, तो उस हिल्टन यंग कमीशन जो रिजर्व बैंक का नींव रखने के लिए आए थे, तो उस हिल्टन यंग कमीशन ने बाबा साहब के इस प्रॉब्लम ऑफ रूपीस जो ग्रंथ है उसकी बहुत ज़ोरदार उसके समर्थन किया था, उसका ज़ोरदार समर्थन भी किया था, और उसी के आधार पर ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खड़ा है। तो आज हम उसी के आधार पर ही बाबा साहब एक इकोनॉमिस्ट थे, तो बाबा साहब की बहुत सारी डिग्रियां भी इकोनॉमिक में है। तो बुद्धिस्ट इकोनॉमी क्या है उस समय की, और मैं आपको एविडेंस के साथ बताने वाला हूँ। तो थोड़ी सी बात करेंगे आप बुद्धिस्ट इकोनॉमी। तो बुद्धिस्ट इकोनॉमी उस समय की लगभग हम 2300 साल पीछे चलते हैं, उस समय हम सम्राट अशोक के काल से चलते हैं। तो सम्राट अशोक के समय में सम्राट अशोक के जो मिनिस्टर हुआ करता था महाराष्ट्र में, उसको सातवाहन कहा जाता है। तो इस सातवाहनों ने बहुत सारे शिलालेखों में अपना इतिहास, बुद्धिस्ट इकोनॉमी का इतिहास लिखा हुआ है। और उस समय के जो ट्रेडर्स लोग थे, जैसे कि हम व्यापारी कहते हैं, तो बहुत सारे व्यापारियों ने अपना एक कैपिटल बनाया था, जो उस कैपिटल में जिसे आज भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता है, कि जहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक सेंटर, जो व्यापारी लोग थे उनका सेंटर रहता है। उसी तरीके ये सेंटर है। तो दोस्तों इस इंफॉर्मेशन को आखिरी तक देखो, क्योंकि
हमारे लोगों को हमारा इतिहास पता नहीं है और वो इतिहास बताने की ज़रूरत हम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये देखने का प्रयास ज़रूर कर लीजिए। तो उस समय में हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस समय में बहुत सारे शिलालेखों में बौद्ध धम्म के इतिहास लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसमें एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आता है, वो सब्जेक्ट ये है कि उस समय का इकोनॉमिकली जोन किस तरीके से था, उस समय का इकोनॉमी जो हम कह सकते हैं आर्थिक व्यवहार उस समय कैसे थे। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे उस समय के जो आर्थिक व्यवहार होते थे। तो हम बहुत सारे जो इसके एविडेंस मिलते हैं, तो एविडेंस हो ताम्रपट हो या ताम्रपत्र हो या शिलालेख हो, जो पत्थर पे लिखे हुए शिलालेख हो, इसी पे आधार पे ही हमें ये इतिहास पता चलता है। क्योंकि इसका बहुत ही पुराने और सबसे ज़्यादा पुराने जो इंस्क्रिप्शंस है उसी में ही हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों उसको समझने का प्रयास कर लीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये बातें हैं। तो बहुत सारे बातें में आपको बहुत सारे शिलालेख जो रहते थे वो शिलालेखों के महत्वपूर्ण बातें रहते। एक तो दान शिलालेख रहते थे, एक राजा का आदेश रहते थे। तो ऐसे शिलालेखों की बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो जैसे कि आप देखेंगे तो उस समय महाराष्ट्र की बात करेंगे आज हम। महाराष्ट्र में उस समय जो लोग दान देने वाले लोग थे वो एक दूसरे की जो बातें हमें जो शिलालेखों में जो नाम आते हैं उसकी बात हमें आती है। एक तो गहपति आता है, दूसरा आता है सेठिन, दूसरा आता है वडिक, वसक्कार, काश्यकार, हेरणिक, सुवर्णकार। अनगिनत व्यापारियों का नाम हमें इसमें देखने को मिलता है। तो और बहुत सारे शहरों के भी नाम हमें देखने को मिलता है। जैसे कल्याण है जिसे हम कल्याण कहते हैं, ढेनु काकट है उसे डहानु का कहा जाता है, आज उसे डहानु कहते हैं। धान्य काकट यानी उसका आज धरनी कोटा कहा जाता है। नासिक यानी तो नासिक है। करहाटक यानी कि आज का कराड़ है। सोपारक यानी आज नाला सोपारा उसे कहते हैं। भारूकच्चमठ यानी कि आज भड़ोच शहर कहते, भड़ोच का बंदर कहते हैं। तो उस समय बहुत सारे शिलालेखों में जैसे कि बातें आती है, जैसे कि हम पढ़ते हैं तो जो कार्ला लेनी है उस कार्ला लेनी में कुछ शिलालेखों में व्यापारियों का नाम आता है। उस समय लेनी क्रमांक 1 में श्रेष्ठी का नाम आया है। लेनी क्रमांक 4 में जो गंधिक कहा है, जैसे कि जो हम सुगंधी द्रव्यों का व्यापार करने वाला जो आदमी था उसे गंधिक कहा जाता था। तो उसकी जानकारी उसमें मिलती है। लेख क्रमांक जो वहाँ पे 5 है, उस 5 लेख में गृहपति जो रहते थे व्यापारों का प्रमुख रहते थे उसका आता है। लेनी क्रमांक 6 में हमें उस समय का जो सुतार काम कहते हैं, जिसे हम कारपेंटर कहते हैं, तो उस कारपेंटर को उस समय वड़की कहा जाता था, तो उसका आता है। वैसे ही जुन्नर में अनगिनत लेनी में बातें आती, तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं कहूँगा। बहुत सारे लेनियों में वहाँ पे गृहपति, धमनिगम, कोनाचिक, वसक्कार, काश्यकार यानी धानिक सैनीय। तो ये बहुत सारे भाषा। इसमें धानिक सैनीय मतलब धान्य का व्यापारी। उसके बाद काश्यकार यानी काश्य धातु का काम करने वाला आदमी। वस्त्रकार यानी जो बाम्बुओं का काम करते हैं, जिसे आज हम बोराडी कहते हैं। तो ये लोगों का। उसके बाद अनगिनत लोगों के बातें हमें कहते हैं। जैसे भाजा लेनी जो है उसमें हाला की जाए यानी शेतकरी की बात आई है। शेलारवाड़ी में भी हालांकि आया है, तो ये शेतकरी की बात आई है। बेड़सा में भी श्रेष्ठी का नाम आया है। नासिक लेनियों में बहुत सारा उल्लेख आता है, हमें मिलती है। नासिक में दासक का अर्थ आया है। दासक यानी आज के जो कोली समुदाय आए हैं, ये जो कोली बांधवों का यहाँ पे उल्लेख आया, उस समय वो बौद्ध धम्म के अनुयायी थे, बौद्ध धम्म का उपासक होते थे। तो नासिक की जो लेनी क्रमांक 8, नासिक का जो लेख क्रमांक 8 है, उस 8 लेख में हमें ये दासक का उल्लेख आया। तो दासक को कोली कहते हैं। उसके बाद कोली का निकाय यानी जो कोष्ठी संघ आता है, तो ये कोष्ठियों का यहाँ पे उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो इसी शिलालेख में जो लेख क्रमांक 12 है, उस 12 क्रमांक जो शिलालेख है उसमें ये बात आई है। उसके बाद उदयांत्रिक श्रेणी। अभी ये महत्वपूर्ण बात है जो किसी को पता नहीं है। ये पानी के संबंध जो यंत्र का काम करने वाले लोग हैं, जहाँ से वो पानी पहुँचाने का काम करते थे और यंत्र के आधार से, यानी कि उस समय पानी का कुछ तो ऐसा यंत्र रहेगा जो पानी का लोगों तक पानी पहुंचाने का काम करते थे। उस समय लेनी क्रमांक जो शिलालेख क्रमांक 15 है उसमें उसका नाम आया है।
उसके बाद आता है कुलरिक, यानी कि जैसे कि आज के हमारे जो कुंभार भाई बहन हैं, तो इन लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि उनके जो पूर्वज है वो पूर्वज बौद्ध धर्म के अनुयायी उपासक थे। इसका उल्लेख, इसका जो बातें है वो नासिक की जो लेनी है उसमें जो शिलालेख है वो शिलालेखों का क्रमांक है 15, उसमें भी उनका नाम आया है। उसके बाद उसी इसमें जो आज के हमारे जो तेली भाई बहन है, जिसे हम तेली जाति में भी बटे हुए हैं, उनको भी ये कहना चाहेंगे उस समय वो उन्हें तिल पिशक कहा जाता था। तिल पिशक यानी जो तेली, आज जो तेली लोग कहते हैं उनके। उसके बाद आता है लेनिक, जो शिलालेख क्रमांक 17 है, वहाँ पे आता है निगम यानी जो रामनक नाम का दान करता है वो निगम उसे कहा गया है। तो ऐसे अनगिनत बातें यहाँ पे आई हैं। अभी आते हैं कुड़ालेनी के पास। तो कुड़ालेनी में हमें मालाकार का उल्लेख आता है। वो लेनी क्रमांक 16 और 26 में मालाकार का उल्लेख भी आया। वैसे ही उसी समय के 10 क्रमांक भी लेनी है, उसमें भी मालाकार यानी कि आज के जो माली समुदाय के लोग हैं जो विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं, उन लोगों का मैं इतिहास बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो शिलालेखों में लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये जो माली समुदाय के लोग हैं उनको मालाकार से कहा जाता था। ये प्राकृत शब्द है। आज की जो मराठी है उसे हम उन्हें माली कहा जाते हैं। उसके बाद आता है लोहवाणिज यानी हमें पता है लोह यानी लोखंड, जैसे कि हम आयरन कहते हैं। तो उनका जो व्यापार करने वाला लोग थे उन्हें लोहवाणिज कहते थे। तो लोखंड के व्यापारी, आयरन का व्यापार करने वाला आदमी। और ये उसके शिलालेख क्रमांक 20 में आता है और ये लेनी क्रमांक 13 में आता है। लेनी क्रमांक जो 13 है 14 लेनी क्रमांक है, वो लेनी क्रमांक 14 में इसका शिलालेख आता है। उसके बाद श्रेष्ठी यानी व्यापारी। उसके बाद सार्तवाहक यानी कि जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं उसे उस समय सार्तवाहक कहा जाता था। और ये जो लेनी क्रमांक हम कहते हैं कि लेनी क्रमांक 26 या 27 लेनी क्रमांक है, उसमें ये शिलालेखों में आया है। और ये शिलालेख को 31 नंबर का शिलालेख है। तो इस शिलालेख में सार्तवाहक का उल्लेख है, यानी कि आज का जो ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस करते थे लोग, उस समय में ट्रांसपोर्ट बिजनेस करने वाले को ये सार्तवाहक कहा है। और अजिंठा में भी आप आएंगे तो अजिंठा में भी ऐसे बहुत सारे नाम हमें तो अजिंठा में भी हमें ऐसे बहुत सारे नाम मिलते हैं। तो वाणिज्य कौन है? तो वाणिज्य यानी व्यापारी लोगों का नाम मिलता है। वैसे हम कानेरी में आते हैं तो कानेरी में भी बहुत सारी बातें मिलती है। सेलवधिक यानी कि जो कार्विंग करता था, जो चैत्य गृह का, जैसे कि हम आज उसे गवंडी भी कहते हैं कि यानी कि जो बहुत सारे कार्विंग करते हैं, उसमें से बहुत सारे बातें आई है। तो उसमें शैलगृह को निर्माण करने वाले व्यक्ति को सेलवधकी कहा जाता है। उसके बाद आता है खदरकी। ये जो खदरकी जो है ना, जिसको खोद काम करने वाला व्यक्ति है उसको खदरकी कहा है। उसमें आता है मिथिक यानी उस कार्विंग की हुई दगड़ या पत्थर है, उस पत्थर पे पॉलिशिंग का जो काम करते थे, उस पॉलिशिंग काम करने वाले को मिथिक कहा जाता था। उसके बाद हेरनिक है। तो हेरनिक को लोग जैसे कि सुवर्णकार कहते हैं, कोई हीरो का जो व्यापारी है उसे भी हेरनिक कहा जाता है। उसके बाद मणिकार यानी कि जो हम देखते हैं आज जो शराब जिसे हम कहते हैं, यानी ज्वेलर्स हम जिसे कहते हैं, तो उस ज्वेलर का उस समय मणिकारस कहा जाता था। प्राकृत शब्द है मणिकारस, तो इस मणिकार कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसे अनगिनत बातें हमें इस शिलालेखों के आधार पर मिलती है। तो आज हम कुछ बातें करने की कोशिश करेंगे। उस समय जो नानी हुई करती थी, वो चलन आए रहता था। वो चलन में कौन कौन से चलन आते थे, तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है उस समय में बहुत सारे राजाओं में सोने का, चांदी का, शीशे का चलन हुआ करते थे। और उसे बहुत सारे चलन जो सातवान राजवंश है, सातवानों का है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक का है, अनगिनत राजाओं के कालखंड की ये चलन हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों आज हम आर्थिक व्यवहार की बातें करने वाले हैं। और बातें करने के लिए मैं किस तरीके से आर्थिक व्यवहार उस समय राजा महाराजाओं के कालखंड में होते थे, उसकी मैं बातें आपको बताने की प्रयास कर रहा हूँ। तो नासिक के जो शिलालेख है वो लेनी क्रमांक 10 में आता है। वो शिलालेख है, उस शिलालेख में हम आपको बताने की प्रयास कर रहे हैं। जो महाक्षत्रप महास्वामी उसे कहा जाता है, वो महाक्षत्रप नहपान जो है, ये नहपान सम्राट कुषाण साम्राज्य का मांडलिक है।
और इस नहपान के जो हम ये कह सकते हैं कि सन ऑफ लॉ, जिसे सन ऑफ लॉ कहते हैं, सन ऑफ लॉ जो जिसे कहते हैं, यानी कि हम इसे जावई कहा जाता है, दामाद कहते हैं। तो इस दामाद का नाम है दिनक पुत्र उषभदत्त। तो इन्होंने ये लेनी जो दान दी है उसमें जमीन परचेस यानी कि ज़मीन की खरीदी यानी कि भूमि की खरीदी की हुई बातें हमें यहाँ पे, व्यवहार हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो उस ज़मीन जो खेत की ज़मीन है, और खेत ज़मीन उस समय 4000 कारशापनों में परचेस किया है। और उस परचेस करने वाला जो दिनक पुत्र है, उन्होंने जहाँ से लिया उस ज़मीन के जो मालक जिसे कहते हैं उसे अश्विभूति, जो वाराही के पुत्र है और वो एक ब्राह्मण है, उसके पास वो ज़मीन थी, वो उसे भी किसी ने दान दी हुई रहेगी। तो वो ज़मीन उन्होंने 4000 कारशापन लेकर दी है। और ये ज़मीन नासिक में 10 नंबर की जो लेनी है वहाँ पे रहने वाले भिक्षुओं को दान दी है। मतलब उस समय बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को दी हुई ये महत्वपूर्ण नोंदी है, जहाँ पे हमें आर्थिक व्यवहार नज़र में आता है। खेत की ज़मीन परचेस की है 4000 कारशापनों में। उस समय कारशापन यानी कि उस समय का महत्वपूर्ण चलन में आया हुआ एक महत्वपूर्ण नानी है, जिसे हम आज रुपया हम यूज़ करते हैं, उस समय वो कारशापन यूज़ किया जाता था। तो 4000 कारशापनों का, उस समय के 4000 कारशापन आज के ज़माने में हम देखने जाएंगे तो बहुत सारी रकम होती है। उसके बाद वही लेनी में 10 क्रमांक लेनी में हमें और एक शिलालेख मिलता है, उसमें भी और एक मिला है। उस समय ये जो दिनक पुत्र है उषभदत्त, ये नहपान का दामाद है, इन्होंने ये जो निधि दी है वो अक्षय निधि के नाम से दिया। अक्षय निधि यानी कि फिक्स डिपॉजिट की तरफ इसे दान दिया है। और वो दान कहाँ पे दिया है? उस समय की जो गोवर्धन श्रेणी है वहाँ पे उस कारशापनों का फिक्स डिपॉजिट के तहत नाम दिया है। और ये श्रेणी कौन सी है? तो ये श्रेणी है कोलिकानीय यानी कि कोष्ठी श्रेणी, यानी कि ये जो कोष्ठी नाम के जो व्यापारी है उन व्यापारियों को ये कारशापनों का कारशापनों का ये दिया हुआ है, व्यवहार किया है कि आपको ये यूज़ करना है। और इसमें जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट वहाँ के जो भिक्खु रहेंगे, 10 क्रमांक लेने में जो भिक्खु रहेंगे उनके उनके जो चिवर रहता है उस चिवर उनको उसके ब्याज में से उनको चिवर देना है। तो इसी के आधार पर उनको कितना कारशापन वहाँ पे रखा था तो मैं आपको बताऊँगा। वो कोष्ठी यानी कि कोलिकानिका श्रेणी के लिए लगभग 2000 कारशापने रखे हैं। उसमें और भी 1000 कारशापने और रखे, दो बार ये कारशापने रखे। और ये फिक्स डिपॉजिट है दोस्तों। तो हम जब इसका ब्याज दर देखने के लिए जाएंगे तो मैं एक ब्याज दर मैं आपको बताने की प्रयास करता हूँ। 100 कारशापन पे एक महीने का जो ब्याज रहता था वो 1 पदी का रहता था। जैसे कि हम देखेंगे तो 1 पदी का ब्याज 100 कारशापनों पे रहता था। जैसे कि आज हम देखेंगे कोई 1%, 2%, 3%, 10% तक ब्याज रहता है। तो उस समय महीना जो ब्याज था वो 1 पदी का थी 100 कारशापनों के ऊपर। तो जैसे कि हम देखेंगे तो 100 कारशापनों को हर महीना जो ब्याज रहता है वो 4.3, जैसे कि हम कहते कि चौथे हिस्सा का तीसरा हिस्सा है वो पदिका का ब्याज रहता था। तो हम पूरा ब्याज देखने के लिए जाएंगे तो एक का 100 कारशापन 1 महीना 1 पदिक, तो महीने साल का कितना हो जाएगा? साल का हमें 12 पदिक ब्याज आएगा। तो 2000 कारशापनों का हम इतिहास देखेंगे तो 2000 कारशापनों का 12 महीने का 240 पदी का ब्याज मिलता है। और ये लेनी क्रमांक 10 में रहने वाले भिक्षुओं के चिवरों के लिए ये कारशापन दी है। उसके बाद ये 2000 कारशापनों का ब्याज मैंने आपको बताया 240 पदी का। और 1000 कारशापनों का जो ब्याज था 12 महीने का आएगा तो वो 90 पदी का ब्याज आएगा। तो इसको ब्याज में से उनको क्या देना है? तो उनको लेना है उस ब्याज में उनको कुशन मूल्य लेना है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण बात है। तो कुशन मूल्य क्या है इसकी भी हम आपको बातें बताएंगे। तो कुशन मूल्य आखिर होता क्या है? तो ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए रहने की, जो बौद्ध भिक्षुओं को अपने पास कुछ चीज़ें रखने की अनुमति थी तो वो क्या थी? तो वो कुशन मूल्य उसे कहा जाता था। वो 4 ही बातें उनको अपने पास रखनी थी। तो एक था चिवर,
दूसरा आता है मेडिसिन, तीसरा आता है पिंडपात के समय उन्हें जो भिक्षा पात्र रहते हैं उसे पिंडपात का ये कहते हैं, और दूसरा आता है शयनासन। तो ये चारों के लिए ये व्याज उनको, ये चारों के लिए ये व्याज का व्यवहार दिया हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण बात हमें बताई गई है कि उस समय बौद्ध भिक्षुओं के लिए किस तरीके से योगदान दिया जाता था, इसे हमें देखने को मिलता है। अभी वही नासिक लेनियों में, नासिक लेनी के लेनी क्रमांक 10 में और एक शिलालेख आता है, उसमें कुलरिक श्रेणी में 1000 कारशापन की अक्षय निधि रखी है। उदय यांत्रिकी श्रेणी में 2000 कारशापन की ठेवठेनी है। तिलपिशक श्रेणी जो है वहाँ पे शिलालेख थोड़ा सा नष्ट हुआ है, तो उसकी जानकारी कारशापन कितने वो पता नहीं चल रही है। और एक और श्रेणी है जिसमें 500 कारशापनों की ठेव है, वो फिक्स डिपॉजिट की तरफ रखी हुई है। तो दोस्तों ये इकोनॉमिकली जोन है जो उस समय महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैगामे में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ऐसी ये जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, आप उसे खाली पढ़ने का प्रयास कर लीजिए, सुनने का प्रयास करिए कि बौद्धों की इकोनॉमी कितनी रिच थी और आज हम किस लाइन पे खड़े, इसकी हम जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम देखेंगे तो यानी कि कुलरिक, यानी कि जैसे हमें पहले ही सुना कि उसे कुंभार कहते हैं। तो ये जो कुंभार लोग थे, इनको 1000 कारशापन दिए हैं अपना बिजनेस करने के लिए, और उन्हें ये कहा है कि इनमें से जो भी ब्याज आता है, इंटरेस्ट आता है, उनमें से बर्तन आपको बना के उन भिक्षुओं को देना है। यानी कि भिक्षुओं को जो भिक्षा पात्र रहेगा वो बनाकर देना है, पानी पीने के लिए ग्लास रहेगा, ये उनको देना है। तो ऐसे कुछ बर्तन उस समय बौद्ध भिक्षुओं को लगेगा तो वो देना है, इसके लिए वो दिया है। उसके बाद जो पानी भरने वाले, पानी देने के लिए, पानी की व्यवस्था करने के लिए जो लोग थे, उनको 2000 कारशापन दिए हुए हैं, और उनको ये कहा है कि आप बौद्ध भिक्षुओं को पानी, इस ब्याज के जो ब्याज है उसमें से पानी के लिए उन्हें जो ब्याज आता है उसमें से उन्हें पानी की सुविधा उन्हें दे, इस तरीके से बातें वहाँ पे की है। और जो दूसरा है तिलपिशक, यानी कि जो तेल की व्यापारी संघ था, उनको कुछ कारशापन दिए, और उन कारशापनों की जो ब्याज आता है, इंटरेस्ट आता है, उनमें से भिक्षु संघ को तेल पहुंचाने के लिए, तेल जो था वो ऑयल जिसे हम कहते हैं, वो ऑयल उन्हें देने के लिए कहा गया है। उसके बाद चौथी श्रेणी तो पता नहीं है, क्योंकि वो शिलालेख बहुत ही खंडित है, उसी के लिए हमें वो इंफॉर्मेशंस मिलती नहीं है। अभी वही लेनी क्रमांक जो 12 है नासिक की, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है कि ये जो रामनेक नाम का दान करता है, वहाँ पे उन्होंने 100 कारशापन वहाँ पे अक्षय निधि के स्वरूप में रखा है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट में रखा है। उनमें से 12 कारशापन बौद्ध भिक्षुओं के चिवर के लिए दिया हुआ है। उसमें ब्याज दर तो स्पष्ट किया नहीं है, लेकिन 12 वार्षा कारशापन, जो 12 कारशापन है यानी कि चिवर के लिए बताया है, तो 100 कारशापन का 12 महीने का जो ब्याज आएगा वो 12 पदिक रहेगा। तो 12 ये जो ब्याज है वो जो ठेव है, यानी कि वो फिक्स डिपॉजिट है, वो संघ के लिए रखा, संघ के पास रखा है। और वो कौन से श्रेणी के लिए, यानी कौन से व्यापारी लोगों के लिए दिया है, इसका तो इसमें उल्लेख नहीं है, लेकिन ये किसी ना किसी व्यापारियों को इसका ये जो कारशापन दिए हैं, और उनमें का जो ब्याज आता है उस ब्याजों से उनको ये बौद्ध भिक्षुओं को सुविधा देने के लिए कहा है। उसके लेनी क्रमांक 10 में और एक जो शिलालेख आता है, उसमें बहुत सारा शिलालेखों का नाम दिया है, और वहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात आई है दोस्तों, और हमें ये बताने के लिए खुशी होती है कि यह हमारा इतिहास है। जैसे कि बाबा साहब इकोनॉमी पे बात करते हैं, और बौद्धों का इकोनॉमी भी इस तरीके से है, तो इस बौद्धों की इकोनॉमी के लिए हमें बात करना ज़रूरी है। तो दोस्तों ज़रूर इसको सुनने का प्रयास करो। तो इस लेखों में कारशापन और सुवर्ण नानी का जो विनिमय बताया है, तो ये हमें यहाँ पे मिलते हैं कि उस समय में कारशापन की 70,000 नानी, 70,000 कारशापन यानी कि 2000 सुवर्ण नानी होती थी उस समय में। तो ये जो नासिक का जो लेनी क्रमांक 10 है, उस शिलालेख में वहाँ पे ये बताया गया। तो जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि 35 यानी कि 35 कारशापन यानी कि एक सुवर्ण नानी। जैसे कि आज हम कहते हैं कि आज 76 के आसपास डॉलर गया है,
तो हमारे 76 रुपये यानी कि $1। वैसे उस समय 35 कारशापन यानी कि एक सुवर्ण नाणक कहा जाता है। उस समय में उसका सुवर्ण का कॉइन कहा जाता था, गोल्ड कॉइन कहा जाता था। तो जैसे कि इसमें यहाँ पे वो बहुत सारी इंफॉर्मेशंस इस शिलालेखों में लिखी है। नासिक का शिलालेख क्रमांक 12 है, लेनी क्रमांक 10 है। इसमें इसका विनिमय बताया है 70,000 कारशापन यानी 2000 सुवर्ण नानी। तो एक सुवर्ण कॉइन के लिए, एक गोल्ड कॉइन के लिए 35 कारशापनों का चलन यूज़ किया करते थे। इसका ये हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। और दूसरी बात, ये थोड़ा सा जो लेख है वो तो बहुत ही खंडित हुआ है, लेकिन इसमें हमें बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। इसमें जानकारी ये मिलती है दोस्तों कि यहाँ पे जो व्यापारी है उन व्यापारियों के पास कौन सी व्यापारियों की श्रेणी में वो फिक्स डिपॉजिट रखा है। तो उस समय फिक्स डिपॉजिट यानी कि ऐसा ही पैसा रखा है तो उसका कोई यूज़ नहीं है। तो ऐसा नहीं, जैसे कि आज हम बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, लोगों को पूछेंगे तो बैंक में हम फिक्स डिपॉजिट रखते हैं तो वो जो बैंक है वो बैंक वही फिक्स डिपॉजिट में रखा हुआ पैसा किसी व्यापारियों को कर्ज के यानी कि लोन के तहत देती है, या किसी लोगों को लोन की ज़रूरत रहती है तो उन्हें लोन में देती है। और उनमें जो ब्याज आता है उनमें से आधा ब्याज हमें दिया जाता है और आधा ब्याज उस मैनेजमेंट यूज़ करती है, यानी कि उनका प्रॉफिट में वो लेते हैं। तो ये फिक्स डिपॉजिट का मतलब ये है कि हम जो फिक्स डिपॉजिट रखेंगे वो किसी और के यूज़ में आता है और उनमें से जो इंटरेस्ट हमें मिलता है उसमें हमें भी उसका एक हिस्सा दिया जाता है। तो उसी तरीके से ये बैंकिंग सेक्टर चल रहा था। आज भी हम वही बैंकिंग सेक्टर चला रहे हैं, कुछ नया चला नहीं रहा है। इसके लिए बुद्धिस्ट इकोनॉमी पे हम अगर ध्यान देंगे तो दोस्तों हमें बहुत कुछ पता चलेगा। तो ये महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे श्रेणियों का उल्लेख किया मैंने, जैसे कि आपको बताया कि उस समय तेली हुआ करती, जो तेल का व्यापार करने वाले लोग हैं उस समय माटी का मतलब जैसे कि हम माटी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार लोग हैं तो उन लोगों का व्यापार करने वाले लोग हैं। उस समय बहुत सारे ऐसे कि जैसे कि आज हम देखते हैं कि वाटर फिल्टरिंग करते हैं, जो वाटर फिल्टरिंग का काम करने वाले भी आज बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो पानी पहुंचाने का काम करते हैं, जिसे वाटर सप्लायर कहते हैं। तो उस समय भी वाटर सप्लायर थे और वो लोग आज वही बिजनेस है जो आज हम कर रहे हैं, लेकिन बुद्धिस्ट लोगों को ये इंफॉर्मेशंस नहीं है। भारतवर्ष में जितने सारे बुद्धिस्ट अनुयायी हैं वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपका बुद्धिस्ट इकोनॉमी का इतिहास है, तुम्हारे बाप दादाओं का व्यापार जो व्यवसाय है बिजनेसमैन का, बिजनेस का इतिहास लिखा हुआ है, ये हमें देखना चाहिए। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जिसे हम फिक्स डिपॉजिट और बैंकिंग सेक्टर में कहते थे, उस समय एक फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे भी कही जाती थी। और वो फिक्स डिपॉजिट क्या है तो दोस्तों यहाँ पे भी उसे अक्षय निधि के नाम से जाता है, आज हम उसे फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। तो दोस्तों ये सच्चाई है और ये हमें देखना चाहिए। और उस समय वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए ये सब कुछ दिया जाता था। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रति उस समय लोगों के मन में क्या आस्था रही होगी, इसका हमें इन शिलालेखों के आधार में बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो आज हम पीछे क्यों है, आज हम पीछे क्यों है और आज हम कहते हैं कि हमें बाबा साहब ने बौद्ध धर्म दिया है लेकिन उसका इतिहास हमें पता नहीं चला है। लेकिन आज हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि बाबा साहब ने हमारे कंधे पे ये जिम्मेदारी दी है कि हम आपको ये सच्चा इतिहास बताने का प्रयास करें। चलो और हम आगे चलते हैं और आगे देखने के लिए मिलेंगे। तो हम आते हैं कानेरी के इंस्क्रिप्शंस में, और कानेरी के इंस्क्रिप्शन में हमें और कुछ शिलालेखों के इंफॉर्मेशन के साथ हम कहेंगे कि किस तरीके से हमारा इतिहास है। तो जैसे कि हम आएंगे कानेरी में 24 क्रमांक का शिलालेख है, जो वो कहेंगे हम वहाँ पे भी बहुत सारे अक्षय निधि के स्वरूप में आते। तो वो अक्षय निधि क्या है, वो जो फिक्स डिपॉजिट में क्या रखा है ये हम पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे खेती जो है वो खेती उस समय फिक्स डिपॉजिट के आधार पर वहाँ पे रखे, और उस खेती में जो भी जैसे कि हम कहते हैं कि उत्पन्न मिलता है या उसमें से जो प्रॉफिट मिलता है तो वो प्रॉफिट वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए देने के लिए कहा है। उसके बाद वही 25 क्रमांक का शिलालेख है, इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पे भी दोस्तों 200 कारशापन संघ के पास रखा है और वो ब्याज दर जो है वो सिमिलर है। एक कारशापन महीने का जो एक कारशापन है 100 कारशापन के लिए एक पदिका का ब्याज आता है,
और वैसे कि यहाँ पे भी यहाँ पर हम देखते हैं तो कान्हेरी में थोड़ा सा अलग इतिहास भी देखने को मिलता है। तो ये जो 100 कारशापन है उस पर 1 कारशापन का ब्याज लगाया है। तो एक कारशापन यानी कि महीने का 1 कारशापन यानी साल का 12 कारशापन हो गया। तो वैसे कि 200 कारशापनों का 12 महीने का 24 कारशापन हो गए। तो इसी तरीके से 24 कारशापन यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे उस समय मंगल स्थाने यानी कि आज का जो मागाटनी कहते हैं उस मागाटनी की खेती यहाँ पे भी दान दी है। उसको आड़ापना खेती कहा है, यानी कि आड़ापना यानी कि आधे हिस्से की जो खेती है उस खेती का 1.16 जो हिस्सा है वो हिस्सा बौद्ध भिक्षु के वस्त्रों के लिए यानी चिवर के लिए दिया है, यह आता है। उसके बाद हमें कान्हेरी के बहुत सारे शिलालेखों में हमें ये बहुत सारे इंफॉर्मेशंस आती है। लगभग हम जब पढ़ेंगे तभी हमको ये इतिहास की जानकारी मिलेगी। तो बहुत सारे शिलालेखों में हमें देखने को मिलता है, जैसे कि कान्हेरी का जो शिलालेख है उस शिलालेखों में 32 क्रमांक जो लेनी है, 32 क्रमांक की लेनी है, उस 32 क्रमांक की लेनी में भी ये शिलालेख लिखा है कि जैसे कि उस समय की जो कल्याण का जो रहने वाला बौद्ध व्यापारी था वो बौद्ध धर्म का उपासक था। उसके जो 2 लड़के हैं बुद्ध और धर्म, इन लोगों ने बौद्ध भिक्षुओं के कारशापन के बौद्ध भिक्षुओं के चिवर के लिए कारशापन का दान दिया है। तो ऐसे अनगिनत शिलालेखों की जानकारी यहाँ पे मिलती है। उसी में बहुत सारे शिलालेखों में बौद्ध भिक्षुओं के लिए कारशापनों की फिक्स डिपॉजिट रखा है कारशापनों में। और जैसे कि ये सब देखने के बाद दोस्तों, बहुत सारे शिलालेख देखने के बाद हमें दान किस तरीके से मिलता था, तो दोस्तों बहुत सारे दानों में आता है। उस समय में कई लोगों ने तो हाथी की जोड़ी दान दी है, सिंह स्तंभ दिया है, वेदिका, चैत्य गृह, लेनी, अनगिनत दानों का जैसे कि हमारे पास उसकी गिनती नहीं कर सकते, इतना उस समय धम्मदान दिया था। क्योंकि लोगों को धारो इसके जब हम इकोनॉमी देखेंगे दोस्तों तो ये इकोनॉमी बहुत बड़ी है। और इस बहुत बड़ी इकोनॉमी के ऊपर कोई अगर पीएचडी करे तो उसको ये पता चलेगा दोस्तों कि हमारे बौद्ध इतिहास का कितना बड़ा इतिहास यहाँ पे छुपा हुआ है। और हम किस तरह पे आज हम किस मार्ग पर भटक रहे हैं दोस्तों, आज हमें उसी सच्चाई को फिर से दोहराना चाहिए, उसी इतिहास को हमें फिर से दोहराना चाहिए। इसके लिए मैं आपको सजेशन ज़रूर दूंगा कि आप भी इस व्यवसाय के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में उतरो। कोई भी व्यवसाय छोटा नहीं होता, कोई भी व्यवसाय बड़ा नहीं होता। अगर हम करेंगे तो व्यवसाय होता है, बिजनेस होता है, उनमें खाली प्रॉफिट ही मिलता है। कई लॉस है तो कई प्रॉफिट है, लेकिन लॉस के मायने में देखा जाएगा तो प्रॉफिट दुगना है। तो दोस्तों कहीं पे भी आप अगर काम करते हैं तो बाबा साहब के अर्थनीति पे आपको काम करना है। तो दोस्तों इस बुद्धिस्ट इकोनॉमी को भूलना मत, क्योंकि इस बुद्धिस्ट इकोनॉमी में आपकी इकोनॉमी छुपी है। इसी बुद्धिस्ट बिजनेस में आपका बिजनेस छुपा है। आपको कौन सा बिजनेस करना है इसकी इंफॉर्मेशन हमें ये बौद्ध धर्म का ऐतिहासिक इतिहास बताता है। बौद्ध धर्म का जो ये वारसा है वो हमें बताता है कि हमारा बिजनेस क्या हमें करना चाहिए, किस बिजनेस में हम आगे जा सकते हैं। तो ये बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल सकती है। दोस्तों मैं आपसे विनती करता हूँ कि आपको ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आपको मिलने वाली है, लेकिन मैं आपको ये जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं YouTube चैनल पे मुझे फेमस करने के लिए या मेरे चैनल को बढ़ाने के लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। आपको बस इसको लोगों के पास शेयर इसके लिए करना है दोस्तों, क्योंकि ये जो जानकारी हम देने का प्रयास कर रहे हैं वो इसीलिए देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोगों को सच्चाई पता चले। आप लोग जो आज हर जगह पे नौकरी या सर्विस में लगे हुए लोग हैं, आप बिजनेस में उतरो। बिजनेस में उतरने के बाद आपको पता चलेगा कि हम जो बुद्धिस्ट आइडेंटिटी हमारी है, ये बुद्धिस्ट हमारी आइडेंटिटी कितनी ऊंची है, कितने महान है, इसकी पता चलेगा। तो दोस्तों लगभग ये महत्वपूर्ण वीडियो आप आखिरी तक देखते आए हैं। तो इसमें जो मैंने नाम बताया है, इसमें जो मैंने इतिहास बताया है, इसमें जो मैंने एविडेंस के साथ बताया है, तो दोस्तों इसको भूलना मत, इस पे गौर करो, इसमें चिंतन करो और आगे जाके इस क्षेत्र में करो। तो दोस्तों वैसे ही हम प्रयास कर रहे हैं और आज हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी इसमें
इस क्षेत्र में उतरो। हम जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूँगा। देय मेत्ता नाम का टूरिज़्म का व्यवसाय है जो हम करते हैं। मैं खुद उसमें काम कर रहा हूँ, उसमें उस व्यवसाय को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये देय मेत्ता के माध्यम से हम भारत के तमाम बौद्ध स्थलों, तमाम हेरिटेज जो है, जितने सारे पुरातत्व के बहुत सारे पुरातन स्थल है, वहाँ पे लोगों को लेकर जाके उन लोगों को उसकी जानकारी देकर सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को घूमने के लिए लोग बाहर जाने का प्रयास करते थे, तो हम देय मेत्ता के माध्यम से अनगिनत प्लेसेस को लेकर लोगों को लेकर जाते हैं और लोगों को सच्चाई बताते हैं, सच्चाई का दर्शन करते हैं। तो आप भी हमारे साथ इसमें जुड़ सकते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन में हमारा वेबसाइट भी लिया हुआ है, और अगर आपको आपके सामने ये वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे जाकर अगर आपको किस क्षेत्र में घूमना है और कौन से धम्म का पिलिग्रिमेज है या धम्म सहल है उसमें जाना है, जैसे कि टीजर हंट रहता है, तो आपको नेचुरल यानी कुदरत में घूमना है, ट्रेकिंग करना है, तो ऐसे अनगिनत सोर्सेस आपके पास है। तो आप इसी तरीके से हमारे इस व्यवसाय को भी ध्यान में रखकर आपको अगर कहीं घूमना है तो ये हमारे साथ घूम सकते हैं। हम देय मेत्ता के माध्यम से बहुत सारे लोगों के कम से कम प्राइस में आप लोगों को ये सारे इतिहास की जानकारी हो, नेचुरल निसर्ग का आस्वाद लेना हो, तो ऐसे बातें बताते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही हम आपको नए नए बातें बताने वाले हैं, तो आप हमारे इस कोशिश को कामयाब बनाने का ज़रूर प्रयास करें। और दोस्तों वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म में जो हम आपको बताते हैं वो भूलना मत, क्योंकि ये सच्चाई है और सच्चाई लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आज तक हमें झूठ बताया, आज तक हमें शोषित इतिहास बताया, लेकिन हम आपको हमारा ऐतिहासिक जो प्रगत इतिहास है, जहाँ पे हम राज करते थे, जिस वर्ल्ड का जो इकोनॉमी है, उस वर्ल्ड के इकोनॉमी में 30% हमारा पार्टनरशिप हुआ करता था, हमारा कंट्रीब्यूशन है। तो ये ना भूले दोस्तों। और इसी के साथ मैं ये जानकारी समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये जो डिस्क्रिप्शन में आपको जानकारी दी है, उसी के साथ आप दोस्तों ये जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं उस पर आप कॉल करके हमारे देय मेत्ता के साथ जुड़ सकते हैं पिलिग्रिमेज के लिए, धम्म सहल के लिए। और अगर मिशन हमारे जो बुद्धिस्ट स्थलों का बचाने की मिशन है, ABCPR ये जो लेनी संवर्धकों की टीम है, इसको जुड़ना है तो दोस्तों ये सामने वाले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, उनमें कांटेक्ट करके इनके साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो।